एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्रैक्शन के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के। ठीक है, जो घर्षण वाला चैप्टर है उस पे आधारित एमसीक्यू बेस्ड ये 2 पार्ट कवर करा चुके हैं, तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पर लैडर फ्रैक्शन पर ये आधारित क्वेश्चन है और इसका हमने डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो आज ही डाला है। पहले कॉन्सेप्ट आप वहाँ देख लें, ठीक है, कि लैडर फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं सीढ़ियों वाले, उसका हमने एक वीडियो डाला है आज। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको देखें तब आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ चूँकि हम एमसी की बेस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ठीक है पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार से लगा रखा है और उस सीढ़ी का निम्नतम अग्र दीवार से 3 मीटर दूर है। साम्य के लिए सीढ़ी तथा सतह के बीच के घर्षण का गुणांक कितना होना चाहिए। ठीक है, साम्यावस्था के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन पूछा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो देखिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है, यहाँ ठीक है, ये देखा है। ठीक है, सीढ़ी जो है वो आपको दिखाई गई है, ये आपकी सीढ़ी है वो 5 मीटर लंबी है। ठीक है, ये आपकी कोई दीवार है और दीवार से 3 मीटर की दूरी पर, ये जो 3 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पर आपको एक सीढ़ी का एक एंड यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, सीढ़ी का एक एंड कहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पर ए पर, और एक एंड सीढ़ी का जो रखा हुआ है वो आपका रखा हुआ है सी पॉइंट पर। ठीक है, दीवार है और नीचे आपका फर्श है। तो वहाँ हमने आपको ये बताया है, लेकिन आप फिर समझ लें। ठीक है, कि देखिए पॉइंट ए पर, ठीक है, अब देखिए सीढ़ी का जो टोटल वेट है, सीढ़ी की लंबाई कितनी 5 मीटर, टोटल वेट उसके सीजी पर लगेगा। यानी सीढ़ी का जो टोटल वेट है लैडर का वो उसकी सीजी पर लगेगा, सीजी इसके मिड पॉइंट पर होगी। अगर यूनिफॉर्मली आपकी लैडर है, सीढ़ी है, हम एज्यूम करते हैं कि जो सीढ़ी है वो यूनिफॉर्म ही है। ठीक है, तो उसकी सीजी पर मतलब उसके मिड पॉइंट पर डब्लू लगेगा, यानी उसका वेट लगेगा ये। ठीक है, डब्लू यहाँ हमने मान लिया। अब देखिए ये डब्लू वेट के कारण ये जो सीढ़ी है वो ए सिरे पर इधर फिसलने की कोशिश करेगी और सी सिरे पर नीचे की ओर फिसलने की कोशिश करेगी, है ना। ऐसे ही तो होगा अगर फिसलेगी तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, घर्षण बल जो लगेगा वो, चूँकि सीढ़ी इस डायरेक्शन में फिसलेगी ना, सीढ़ी की फिसलने की डायरेक्शन ये होगी, तो फ्रैक्शन फोर्स इसके अपोजिट, ये म्यू आर हमने दिखाया है। ठीक है, और ए पॉइंट पर जो रिएक्शन आएगी, ठीक है, रिएक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, ये वाली आपकी। ठीक है, ये आपकी इस तरफ की रिएक्शन आएगी और सी पॉइंट पर आपकी ये रिएक्शन आर दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हमने दिखाए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सीढ़ी है, ठीक है, उसकी बीसी डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है, बीसी यानी ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे इस त्रिभुज में। तो ये हमारे पास 5 मीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज हमारे पास बन गया 5 है, ये 4 है, 3 है, तो पैथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पैथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इन 25 माइनस 9 16 बचेगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आ जाएगी हमारे पास। तो ये बीसी हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, 4 मीटर। अब देखिए यहाँ लिखा है, माना निचली सतह तथा सीढ़ी के संपर्क, ठीक है, का घर्षण गुणांक म्यू है। समझ रहे हैं, निचली सतह सीढ़ी की, ठीक है, चिकनी सतह यानी फर्श और सीढ़ी के बीच जो म्यू है घर्षण गुणांक, ठीक है, वो म्यू माना है, तथा प्रतिक्रिया एस है। प्रतिक्रिया एस हमने ये दिखाई ऊपर की ओर पॉइंट ए पर। अब क्या है, दीवार तथा सीढ़ी के ऊपरी बिंदु पर प्रतिक्रिया आर। ठीक है, प्रतिक्रिया दीवार चिकने होने से घर्षण गुणांक 0 है। यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है कि दीवार जो है चिकनी है, फर्श नहीं दे रखा चिकना, तो फर्श और सीढ़ी के बीच घर्षण गुणांक म्यू मान लिया। और चूंकि दीवार क्या है, फ्रैक्शन लेस है, यानी स्मूथ है, चिकनी है, तो इस वहाँ पर घर्षण गुणांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में सिग्मा बी बराबर 0, सिग्मा बी बराबर 0 से हम करेंगे तो एस बराबर हमारे पास डब्ल्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ सिग्मा बी, ठीक है, सिग्मा बी यानी वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये एस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट अगर साम्यावस्था में तो ये बैलेंस करेगा, ये कंडीशन आ जाएगी। समीकरण 1। अब क्या करेंगे, बिंदु सी के प्रता आघूर्ण ले लेंगे। तो बिंदु सी के प्रता आघूर्ण जब हम लेंगे तो आर का आघूर्ण लेंगे। ठीक है, आर क्या है, बल आर है, वो बिंदु सी से ही उसकी क्रिया रेखा गुजर रही है, तो
तो लंबवत दूरी 0 होने के कारण इसका जो आघूर्ण है, बल आर का आघूर्ण बिंदु सी के पड़ता 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है आर गुणा 0 प्लस एस गुणे 3। ठीक है, देखिए एस हमारे पास जो फोर्स है एस, ठीक है, देखिए बल एस, ठीक है, एस हमारे पास एस की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, है ना। तो ये हम यहाँ पर आघूर्ण ले लेंगे एस गुणे 3 बराबर डब्लू गुणे 2/3। ठीक है, डब्लू गुणे 2/3 क्यों लिया है ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो डब्लू है, ठीक है, हमने डब्लू लिया है, डब्लू जो फोर्स है उसका मूवमेंट सी के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर आपको ये ट्रिक बताई है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 2/3 होगी। ठीक है, तो आप ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा डिटेल वीडियो में वहाँ हमने ट्रिक बताई है, कुछ ट्रस्ट के क्वेश्चन बताए, वहाँ भी हमने बताया है कि ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या कर दिया, डब्लू गुणे 3/2 प्लस म्यू एस, जो फोर्स हमारे पास म्यू एस है, इसका मूवमेंट निकालना है सी के अबाउट, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, तो म्यू एस गुणा 4, और ये समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद म्यू का मान हमारे पास आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैंने बताया लेडर फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैंने आज ही अपलोड किया यूट्यूब पे। ठीक है, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को देखें और आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू का मान 3/8 आ गया, और 3/8 आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका बी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लेडर फ्रैक्शन का मैं बता रहा हूँ कि आप पहले मेरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो उसको आप देखें, आज ही मैंने अपलोड की है, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कहाँ हमारे पास एस कब लग रहा है, एस, ठीक है, एस आर कहाँ लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, कहाँ क्या है, सारी बातें उसमें दे रखी हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक देखते हैं। एक हाथी को पेड़ के स्थूल, ठीक है, प्रकंड से रस्सी से 2 बार बांधकर रोका गया है। यदि वह हाथी 100, ठीक है, 1000 दे रखा है, 1000, ठीक है, किलो, कुछ यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चन में, इंग्लिश में देख के पूरा कर लेंगे। ठीक है, आयास से खींचता है तो उसे रोकने के लिए आपेक्षिक न्यूनतम बल है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन एलिफेंट इज स्टॉप्ड बाई ए रॉप वुड टॉयल अराउंड द रफ ट्रंक ऑफ ए ट्री इफ द एलिफेंट एक्सर्ट्स ए पुल ऑफ 1000 किलो, ठीक है, ग्राम एफ, ठीक है, 1000 kgf, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एलिफेंट इज, कितना हमें जो फोर्स है वो रिक्वायर्ड है, जबकि यहाँ पर म्यू का मान दे रखा है। ठीक है, 0.3, ठीक है, यानी 0.3 म्यू का मान दे रखा है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर है 1000 kgf। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बनाया है, ये इस तरह से, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ लें, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे, आप पढ़ लेना। ठीक है, देखिए ये कोई एक पौधा है ना, यहाँ पर 2 राउंड लगाए गए हैं किसी रस्सी के, ये जो दे रहे हैं। ठीक है, और हाथी की पोजीशन ये है। अब यहाँ पर क्या है, 2 फेरों के लिए, ठीक है, थीटा बराबर, थीटा कितना हो जाएगा, एक राउंड में कितना होगा 360, और 2 राउंड में कितना होगा 7 से 20, यानी 4 पाई रेडियन हो जाएगा। ये तो रस्सी इतनी लपेट जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम जानते हैं T1/T2 बराबर ई की पावर म्यू थीटा, ये फार्मूला है, आप डायरेक्ट याद कर लें। ठीक है, और यहाँ पर जो T2 है वो T2 इस साइड है, ठीक है, इस साइड, और T1 इस साइड है। ठीक है, T2 इस साइड और T1 इस साइड है ना। तो यहाँ पर हमें T2 निकालना है, तो T1/e की पावर म्यू थीटा, T1 हमारे पास क्या है 1000 है, ठीक है, 1000 kgf, और अपॉन ई की पावर यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमें दे रखी 0.3, और थीटा है 4 पाई। ठीक है, तो थीटा में आप 4 पाई लगाएंगे और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो आपका आंसर है वो डी ठीक है, डी। ठीक है, अप्रॉक्स में दे रखा है 23।
और यहाँ आपकी जो कैलकुलेट वैल्यू है 23.098 kgf में आई है। तो ये आपका 23 यानी डी ऑप्शन ठीक है। तो आप देख लेंगे, बस केवल फार्मूला बेस है और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण सीमित करने, ठीक है, और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहा जाता है? द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज। इसका ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, घर्षण का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, आपने पढ़ा है, यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी शो कर रखा है ना। तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, ये इसका डिटेल में दे रखा है। जब दो तलों में सापेक्ष गति होती है तो उस अवस्था में घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को गतिकीय घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, यदि संपर्क सतहों के लिए घर्षण का सीमित कोण, ठीक है, यहाँ सीमांत कोण होगा, ठीक है, कोण फाई है, अल्फा क्षैतिज से झुकाव का कोण है, तो प्रयास के कारण समतल तक वस्तु की गति के लिए नत समतल की दक्षता जो समतल के समांतर लागू होती है जो दिया गया है। क्वेश्चन को आप इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे। इफ फाई इज द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर द कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the plane of horizontal, then the efficiency of the inclined plane for the motion of the body up the plane due to effort which is applied parallel to the plane is given by। तो हमें यहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका ठीक है। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस फाई अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस फाई, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये आपका यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस जिस तरह से करना चाहें आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। फ़िलहाल मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है। समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी डिटेल वीडियो देखें या मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में फ़ोन कर लें। ठीक है, और बताएं तो मैं फिर उसको आपको लाइव आके एक बार फिर से समझा देता हूँ। आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये बहुत सारे वीडियो फ्रैक्शन पर दे चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ से ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है और बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। डायनेमिक फ्रैक्शन एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रैक्शन इज, यानी स्टैटिक फ्रैक्शन की तुलना में डायनेमिक फ्रैक्शन कितना होता है। ठीक है, तो स्टैटिक और डायनेमिक फ्रैक्शन पर यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन ठीक है, कम होता है। मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ग्राफ के थ्रू समझाया है, और यहाँ भी ग्राफ बना हुआ है। ये इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, ग्राफ के थ्रू स्टैटिक फ्रैक्शन डायनेमिक फ्रैक्शन दोनों को मैंने वहाँ पर कंपेयर करके आपको बताया है। ठीक है भाई, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं पढ़ के, पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो मैं चलिए ग्राफ में यहाँ पर बता दूँ, चूँकि ग्राफ ही है। ये जो वैल्यू है ना, ये स्टैटिक फ्रैक्शन की है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है डायनेमिक फ्रैक्शन। ठीक है, डायनेमिक फ्रैक्शन स्टार्ट होता है, पहले स्टैटिक फ्रैक्शन ये, उसके बाद डायनेमिक फ्रैक्शन, इस तरह से ऐसे। डायनेमिक फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रैक्शन से। ठीक है, क्यों कम होती है उसका रीज़न भी मैंने वहाँ पर बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि घर्षण का कोण शून्य है, पिंड अनुभव करेगा। ठीक है, इफ़ एंगल ऑफ फ्रैक्शन इज 0 द बॉडी विल बी एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर घर्षण शून्य है तो बॉडी क्या अनुभव करेगी? ये आपका बी ऑप्शन ठीक है, शून्य घर्षण। ठीक है, शून्य घर्षण के लिए यहाँ कंडीशन देखिए क्या होती है। शून्य घर्षण यानी म्यू बराबर 10 फाई, फाई घर्षण कोण होता है, फाई बराबर 0 है तो म्यू बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अतः घर्षण कोण का मान शून्य होने पर पिंड शून्य घर्षण का अनुभव करेगा, यानी पिंड पर कोई भी फ्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, बी क्वेश्चन आपका ये ऑब्जेक्टिव जो है बी ऑप्शन ठीक है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब मशीन के दो भाग के बीच घर्षण की कार्रवाई होती है तो उसका परिमाण, यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, इस खाली स्थान के उत्पादन में होता है, यानी व्हेन द फ्रैक्शन कम्स इनटू एक्शन बिटवीन द टू रनिंग पार्ट ऑफ ए मशीन इट रिजल्ट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ। क्वेश्चन को आप दो बार पढ़ लें, ठीक है। इसका डी ऑप्शन ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, हीट। देखिए यहाँ पर रीजन को पढ़ लेते हैं। जब मशीन के दो भागों के बीच घर्षण की कार्रवाई होती है, इसका परिणाम ऊष्मा के उत्पादन में होता है। ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर घर्षण के कारण ही हम चल सकते हैं, यानी पृथ्वी की सतह पर अगर फ्रैक्शन ना हो तो हमारा चल पाना बहुत ही कि असंभव है, चल ही नहीं पाएंगे। और अगला पॉइंट दे रखा है, कील द्वारा दो पिंडों को पकड़े रहना घर्षण के कारण संभव होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं, अगर हम किसी कील को किसी दीवार में या किसी भी वस्तु में जब लगाते हैं तो वो घर्षण के कारण ही उसमें रुकी रहती है। और भी इसमें पॉइंट नीचे दे रखे हैं, उनको आप पढ़ लें, ठीक है। कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हम थोड़ी स्पीड के लिए मेंटेन रख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको बस जस्ट ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। बॉक्स और सतह के बीच घर्षण के गुणांक का मान 0.20 है तो बॉक्स को फिसलने से रोकता है यदि बॉक्स, ये ए दे रखा है स्मॉल ए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अभिमंदित होता है और लगने वाला बल ma है तो अभिमंदन की गणना कीजिए। आप इंग्लिश में पढ़ लें, ठीक है। डी एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है, ए है और उसके बाद में उसको कैलकुलेट कराया है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ें इंग्लिश में, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉडी दे रखी है उसका वेट mg नीचे की ओर होगा और जो यानी यहाँ पर देख लें, ठीक है, यानी W नीचे लगेगा और R रिएक्शन ऊपर होगी। और अगर ये इस साइड मोशन हो रहा है तो फ्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो F बराबर m है, म्यू बराबर दिया है, ए हमको कैलकुलेट करना है, F बराबर म्यू आर, हम फार्मूला जानते हैं संबंध प्रतिबंध के लिए, F बराबर ma बराबर म्यू आर, ठीक है। R बराबर mg होगा तो यहाँ ma की वैल्यू जो है हम लगा देंगे, ठीक है। ma बराबर 0.2 गुणे mg, a बराबर यहाँ से सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, g का मान 10 लगा देंगे, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लें, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में एक बार पढ़ लो। द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड सरफेस इज 0.20 which prevents the box from sliding. If the box deaccelerates with a meter per second square, then calculate the deacceleration if the force applied is ma. तो ये हमको यहाँ पर त्वरण पूछा गया, डी एक्सलेशन, ठीक है, पूछा गया है। तो डी एक्सलेशन कैलकुलेट करने के लिए बस फार्मूले का यूज करके हमने ये निकाल दिया, ठीक है भाई। क्योंकि ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, आपको बस सिंपल सीधा सीधा बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्ष गति में दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने में प्रयुक्त पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा घर्षण को कम किससे किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ठीक है। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, कोई भी हम चिकना पदार्थ यूज करते हैं फ्रैक्शन को कम करने के लिए। अगर कहीं फ्रैक्शन ज़्यादा है तो फ्रैक्शन कम करने के लिए हम किसी भी लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीस हो गया या कोई तेल हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए सापेक्ष गति में दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने में प्रयुक्त पदार्थ स्नेहक के रूप में जाना जाता है। स्नेहक का सिद्धांत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्नेहक का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। पूरी डिटेल दी हुई है आपको वीडियो में, आप जो चाहें जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन को पढ़ें, सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसमें से आपको निकल के कुछ क्वेश्चन और आएंगे कि हो सकता है किसी दूसरे नाम से पूछ लिया जाए। अब स्नेहक का सिद्धांत आप पढ़ लें, ठीक है। जैसे हम जो साइकिल होती है, साइकिल के
पैडल में और पहियों में, है ना, हम क्या करते हैं, ग्रीस को लगाते हैं। ग्रीस आप जानते हैं लुब्रिकेंट पदार्थ होता है ना, या फिर मोबिल को डालते हैं, जिससे क्या फ्रैक्शन कम हो जाता है और साइकिल आराम से चलने लगती है, मुलायम चलने लगती है। ठीक है, तो बस यहीं तक इतनी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो में नेक्स्ट इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको फिर मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, बोर होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।